उदय। रवि ने और कब? एक बार और एक बार और रेप करने की कोशिश की थी तो भाग गया। पहले? हाँ, अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? हाँ, लेकिन क्या हुआ? तो वहाँ से भाग गए। भाग आए थे? तो मुझे देख कह रहा रवि कुछ हुआ है कि नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, संदीप से पूछा, अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं समझ गई हाँ। कि मैंने हुआ है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से काफी दिनों बाद आपके पास आ रहा हूं। कुछ ऐसे कारण थे कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। हाथरस का मामला काफी गर्मा गया है। मामला इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि सियासी दांवपेच और परिवार के बीच एक जद्दोजहद चल रहा है। हालांकि एसआईटी को 10 दिन की मोहलत और मिल गई है, लेकिन क्या इन 10 दिनों में एसआईटी अपनी जांच पूरी कर पाएगी? अभी तक एसआईटी की जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें कुल 104 फोन कॉल्स हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है 6 महीने के अंदर। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के परिवार के हर शख्स को 2 सुरक्षाकर्मी दे दिए गए हैं। हालांकि बाहर जाने से पहले उन लोगों को इत्तला करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। एक चैनल से बात करते हुए पीड़िता के भाई ने कहा कि जिस मोबाइल नंबर की बात की जा रही है वो हमारा नहीं है। हम उसका इस्तेमाल कई सालों से कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो नंबर या उस नंबर पर हमने कोई बात नहीं की। यह घर का नंबर है। उन्होंने कहा कि यह दावा झूठा है। पीड़िता के भाई ने कहा कि मैं उनसे आरोपी बात क्यों करूंगा। आरोपी मतलब संदीप, जिस पर उंगली उठाई गई है। डाइंग डिक्लेरेशन में उस लड़की ने अपने बयान में ये कहा था कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, और उन्होंने साफ शब्दों में नाम लिया था। अब सवाल ये होता है कि पिता भी कह रहे हैं कि हमने आरोपी से बात नहीं की, तो सवाल ये हो रहा है कि ये बातें कहाँ से आ रही है, कहाँ से इतनी खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जांच रिपोर्ट में क्यों ये सारी बातें आ रही हैं? अब देखते हैं कि पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही है वो क्या क्या है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। आपको तो पता ही है कि एसआईटी को 10 दिन की मोहलत और मिली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसे बचाना चाहती है पुलिस? ये जात पात के भेदभाव का शिकार परिवार, जो कि परिवार वाले कह रहे हैं कि हम जात पात के शिकार हो गए हैं। तो सवाल एक ये भी उठता है कि हाथरस का गुनहगार कौन है? रेपिस्ट, पुलिस, प्रशासन, सरकार, डीएम, या कोई अपना आदमी जिस पर अभी तक संदेह का कोई सुई नहीं गया है, या फिर कोई और जिस पर अभी तक निगाह नहीं पहुंची है? जी हाँ, आखिर किसे बचाना चाहती है पुलिस? एक तरफ मानवता शर्मसार हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता मृतका की चिता के सामने ठहाके लगा रहे थे। पुलिस ठहाके लगा रहे थे। जरा उन दृश्यों को याद करें जो कि टीवी के न्यूज में लगातार दिखाया जा रहा है। आश्चर्य, अति आश्चर्य की बात यह है कि मृतका का चेहरा तक देखने की अनुमति नहीं दी गई। दर्द की अद्भुत और अमानवीय दास्तां। ऐसे में मैं कुछ सवाल देश के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं। वे सवाल हैं, फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्र क्यों नहीं किए गए? एक और सवाल है, क्या मामले में किसी को बचाने की कोशिश थी या पुलिस की मात्र लापरवाही थी?
जिसके कारण सरकार बदनाम हो रही है। जी हाँ, सरकार की खूब थू-थू हो रही है, खासकर इस मामले में, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में अपना भरपूर प्रदर्शन दिखा चुके हैं, बेहतर काम करके दिखा चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि न जाने कौन सा राज खुल जाने के भय से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मीडिया प्रतिनिधियों को पीड़िता के परिवारजनों से नहीं मिलने दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। पुलिस पर सवाल यह भी उठे कि पीड़िता के परिवार को संरक्षण देने के बजाय पुलिस उन पर यह दबाव बनाने में जुटी रही कि वे अपनी पीड़ा के बारे में मीडिया से कुछ भी ना कहें, मीडिया से दूर रहें। आखिर ऐसा किस मानसिकता के तहत किया गया। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे कि पुलिस ने मीडिया के लोगों से बदसलूकी की, मीडिया को दूर रखा, धक्का मुक्की हुई और कुछ लोग आहत भी हुए। शुरू में मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पीड़िता के परिवार जनों से मिलने की अनुमति पुलिस ने क्यों नहीं दी। शुरू की बात करना, ऐसी खबरें भी छपी कि जब हाथरस की निर्भया की चिता जल रही थी, जी हाँ, चिता जब जल रही थी, तब पुलिस के कई अधिकारी साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। सवाल यह है कि इस तरह की जघन्य घटना के बाद, इस तरह के दुष्कर्म के बाद क्या कोई चिता के पास खड़े होकर कोई स्वस्थ व्यक्ति हंस सकता है, बोल सकता है? उनके चेहरे पर कहीं भी शिकन नहीं थी। इस तरह की खबरें छप रही हैं। फिर भी हमारे देश के सरकार को और पुलिस को इबरत हासिल नहीं हुई। एक मासूम सा सवाल यह भी है कि पीड़ित की लाश को रात के अंधेरे में क्यों जला दिया गया। सवाल यह है कि धारा 144 लगाकर पीड़ित परिवार से मिलने से विपक्ष के नेताओं और मीडिया कर्मियों को तो जबरन रोका गया। ये बात तो हमें समझ में आ गई क्यों रोका गया, लेकिन आरोपियों को रिहा कराने के लिए हाथरस में ही ठाकुर समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। ऐसा नहीं लगता है कि दूसरे जाति के लोग हैं इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो दूसरे जाति के हैं इसलिए उनको उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये जातिगत भेदभाव क्यों है? एक और सवाल कि आखिर शव जलाने की इतनी जल्दी क्या थी? परिवार को अपनी प्रिय की मौत पर रोने क्यों नहीं दिया गया? पारंपरिक, धार्मिक और पारिवारिक औपचारिकताएं निभाने का अवसर परिवार को क्यों नहीं दिया गया? ये अवसर तो सबको मिलता है। मुझे जहां तक याद है, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं होता था। पुलिस किसी भी व्यक्ति को उनके परिवार को सौंप देती थी। यही परंपरा आज तक बनी हुई है और इससे पहले कभी इस तरह की घटना मुझे याद नहीं है। अब आप देखिए कि धारा 144 के बावजूद ठाकुर समाज जन प्रदर्शन कर रहा था। जब गैंगरेप हुआ ही नहीं तो आरोपियों को हिरासत में क्यों रखा गया है? यह भी एक जायज सवाल है, क्योंकि दो रिपोर्ट दो तरह की बातें कर रही है। एक रिपोर्ट कहती है कि नहीं दुष्कर्म हुआ है और दूसरा कहता है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, केवल गला दबाने की साजिश हुई। तो इन दोनों में सच क्या है अभी शायद सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल तो सवाल है ही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन से राज हैं जिनको छुपाए या दबाए रखने का लगातार प्रयास चल रहा है। हम ये सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, जनता चाहती है कि इन सारे सवालों का जवाब दें। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्सकर को देखा हुआ सुना जा सकता है। वह फूलगढ़ी गांव में गैंगरेप व यौन हिंसा की शिकार 19 वर्षीय दलित लड़की, जिसका बाद में गंभीर चोटों के कारण निधन हो गया, के परिवार को धमका रहे हैं। अब देखिए कैसे धमका रहे हैं। कहते हैं कि मीडिया तो चला जाएगा। जी हाँ, मीडिया आज या कल चला जाएगा, हम रहेंगे या हम रहेंगे, तुम भी रहोगे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं।
ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि नहीं, में आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि तो पुलिस और प्रशासन द्वारा इस तरह की धमकियां देना, सवाल यह है कि कहां तक जाए। पूरा का पूरा देश शर्मसार है। समूची मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के मात्र 2 दिन बाद बलरामपुर में भी हाथरस की पुनरावृत्ति ने जोगी सरकार को कहीं ना कहीं से और फंसा दिया। अब जानते हैं कि डीएम साहब ने और क्या कहा। डीएम समझाते हुए भली कह रहे थे, लेकिन गलत अंदाज में कह रहे थे, गलत तरीके से कह रहे थे, गलत समय पर कह रहे थे, और वो समय नहीं था जब वो सांत्वना देने के बहाने कह गए। क्या कह गए? देखिए, मान लो तुम्हारी बेटी अगर कोरोना के कारण मर जाती तो, मतलब सवाल यही है कि क्या डीएम को ऐसा इस तरह की बातें उस दौरान, उस समय, उस क्षण, उस दर्दनाक हादसे के बाद कहना चाहिए था? हो सकता है डीएम ने जानबूझकर गलती नहीं की हो सकता है कि डीएम ने सचमुच समझाने की दृष्टि से गलती की हो, लेकिन गलती तो गलती होती है, और गलती अगर समझ में आ जाए तो इंसान का फर्ज बनता है। हमारे देश की संस्कृति यही कहती है कि गलती करने का क्षमा मांग लो, मन से, हृदय से क्षमा मांग लो, उस व्यक्ति से क्षमा मांग लो। लेकिन क्या डीएम ने क्षमा मांगा? क्षमा नहीं मांगी। तो डीएम साहब ने कथित रूप से उन्हें यह परोक्ष धमकी देने में भी कोई संकोच नहीं किया। मतलब उन्होंने, अगर दूसरी तरह से सोचे तो उन्होंने धमकी दी, धमकी भरे लहजे में कहा, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, मीडिया उस दिन नहीं रहेगी तो क्या करोगे? मतलब यही हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र से की है। यह उक्त घटना के विरोध में उपजे आक्रोश को शांत करने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम, एक बेहतर कदम जरूर माना जा सकता है, परंतु दिल दहला देने वाली दरिंदगी का शिकार हुई लड़की के परिवार जन इससे संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। शायद इसीलिए परिवार वालों ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की। परिवारजनों का कहना है कि अगर सरकार इस दुखद घटना की सीबीआई जांच ही कराना चाहती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में करवाएं। अब इस पर फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने, लोगों ने इस हादसे को बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से शव जलाए गए, जिस तरह से डीएम ने धमकी दी, उससे कई तरह के सवाल उठे। मैंने आपको बताया कि ये सवाल है। हालांकि केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी कहा था कि मीडिया को पीड़िता के परिवारजनों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि मीडिया को अनुमति नहीं मिल रही थी। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी बाद में यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 माह से सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि साजिश कौन रच रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या चल रहा है, किस तरह से एक परिवार में इस तरह का हादसा हो गया और खबरें कई तरह की आ रही हैं, किस पर यकीन किया जाए, किस पर नहीं। लेकिन सवाल वही है कि अभी तक 6 लोगों को बर्खास्त तो कर दिया पुलिस वालों को, लेकिन डीएम को सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या डीएम किसी के आदेश से ये सब कार्य कर रहे थे? क्या डीएम को निष्कासित करने के बाद क्या कई और सवाल खड़े हो जाएंगे, या डीएम खुद इस्तीफा दे दें कि हमने ये गलती की है और माने कि ये जघन्य अपराध उनसे हुआ है, कि एक घर में किसी की हादसे में मौत हो गई, दुष्कर्म के कारण मौत हो गई, और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना से आपकी मृत्यु या थी बेटे की तो क्या करते।
सकता है। ऐसे सवाल पढ़े लिखे लोग अगर पूछेंगे, डीएम एक क्षेत्र का राजा होता है। राजा अपनी प्रजा से क्या बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, बात करने का तरीका क्या होगा, किस रूप में बात करेंगे, किस रूप में समझाएंगे, ये डीएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहां पर डीएम साहब चूक गए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि डीएम को भी अपनी करने का फल मिलना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में, जिस रूप में, जिस चालाकी से धमकाया है, परिवार जन को धमकाया है, वो अच्छा मुंह नहीं है। तो आज इतना ही। प्रणाम।